चलिए PYQ से संबंधित हम दूसरा आपका क्लास लेके आए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति यानी कि राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा यानी राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों की कुल संख्या इस प्रकार है, यानी कि अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अन्य सदस्यों की जो संख्या है वो 3 है। ठीक है, तब यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य कुल होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं जो कि प्रश्न पूछा है। ठीक है, और इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों की संख्या क्या है? 3 हो जाती है। अब संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से देखिए क्या क्या बातें हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए 338 ए 338 ए, ठीक है, 338 ए में इसका प्रावधान है। संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोग में विभाजित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष जो है वो आपका 19 फरवरी 2004 को हुई थी। ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम यानी कैग अधिकतम निम्नलिखित अवधि के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि जो भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो कितने के लिए भैया? तो ये 6 वर्ष के लिए, ये 6 वर्ष के लिए अधिकतम बने रह सकते हैं। ठीक है, अब भारत के कैग जो है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी या तो ये 6 साल पूरा कर ले या 65 वर्ष के हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा इनको रिटायर कर दिया जाएगा। इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान कुछ देख लेते हैं। तो ये भाग 5 में इनकी चर्चा है। अनुच्छेद 148 से 151, मैं दोहरा दूं, अनुच्छेद 148 से 151 कैग से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का प्रावधान है। आर्टिकल 149 में कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों का चर्चा है। और अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्यों के खातों का प्रारूप है। और अनुच्छेद 151 में क्या है? तो अंकेक्षण रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो कैग राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं आर्टिकल 151 के तहत। ठीक है, और ये भी निकाय का मतलब ये क्या है? एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। अब आखिर नियुक्ति का बात आता है कि इनको नियुक्त करता कौन है। तो नियुक्ति, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये तो मालूम है आपको, 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले दो जो पहले पूरा कर जाए। पदमुक्ति के कारण कैग का उसी प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जिस न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से कैग की प्रक्रिया है हटाने की। ठीक है, वेतन का जहां तक बात है तो इनका वेतन और सेवा शर्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, वेतन भी और सेवा भी। और इनका वेतन जो कैग का वेतन कहां से दिया जाता है? तो कैग का जो वेतन है भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित, यानी लोक सेवा आयोग के खर्च से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है भैया? तो ये अनुच्छेद है, सी होगा उत्तर, अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है ये लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है।
ठीक है। अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 322 क्या है? और लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। ये बार बार हम दोहरा रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। इसके प्रावधान है कि यूपीएससी के व्यय भारत की संचित निधि पर और स्टेट पीसीएस व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये लोक सेवा के बीपीएससी रहे, यूपीपीसीएस रहे, तो ये क्या होगा? राज्य के संचित निधि पर ये भारित होगा। तो अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोग का कार्य से संबंधित है, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 321 क्या है? अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 322 आपने देख ही लिया, वो उनके व्यय से संबंधित है। और अनुच्छेद 323 जो है यह लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन से संबंधित है, रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है। चारों आर्टिकल आप समझ गए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना पर नवगठित संस्था नीति आयोग का गठन कब हुआ था? यानी योजना आयोग के स्थान पे जो नीति आयोग लाया गया था, तो आखिर नीति आयोग को कब गठन किया गया था? ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है, तो जाहिर सा बात है, योजना नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। क्या है? तो योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा कर दिया गया था। अब जो है ये देखिए कि ये दूसरा ऑप्शन 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था? तो 15 मार्च 1950 जो विकल्प बी है, इस दिन योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना, ये योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, किस दिन हुई थी? 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो आखिर इसके नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो नरेंद्र मोदी होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ है तो सिंधु सी खुल्लर। ठीक है। योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है? माने किस अधिनियम के अंतर्गत ये स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो किस अधिनियम के तहत है भैया? तो ये देख लेते हैं। तो उत्तर होगा इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षित अधिनियम 2013। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षित अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये स्थापित एक वैधानिक क्या है? निकाय है। चलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के मुख्य तथ्य अगर हम देख लें तो ये 5 जुलाई 2013 को ये अधिनियमित और 2 सितंबर को लागू हो गया था 2013 को। चलिए इसको एकदम पी जाइएगा घोल के बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पूछ रहा है कि 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का? तो 1980 में ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 15 अप्रैल 1980 को, किस तारीख को? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि 1969 में भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का। ये जो 14 बैंकों है ना, सी जो दिख रहा है आपको, 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन 1969 में। और ये दोनों में समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। दोनों समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? वो 1 जनवरी 1949 को। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
तो 1 जुलाई 1955 को पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन एसबीआई के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के एसबीआई नाम रख दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सा प्रश्न है कि लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 को। ये जो उत्तर है ए नंबर ऑप्शन, यही उत्तर होगा कि आपको लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, इसका नाम, पूरा नाम क्या है? सिडबी। इसका अंग्रेजी में कर देते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनका काम क्या है भैया? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करें। मतलब जो भी आपको सूक्ष्म हो गए, लघु हो गए, मध्यम उद्योग हो गए, उनको क्या है? कर्ज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इस बैंक का मूल काम है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, एकदम इसी से जुड़ा हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सा प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? अगर कोई पूछ दे कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय नाबार्ड का कहाँ है? तो मुंबई में है। आखिर नाबार्ड का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि आखिर ऑप्शन सब क्या। एक ऑप्शन दे दिया गया है 15 अगस्त 1947। तो ये तो हर कोई जानता है भैया कि ये दिन हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आपसे पूछे कि 1 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को क्या क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। यानी 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को तो आप लोग जानते ही हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। ठीक है, क्लियर बात है, भाग 4 में की गई है भैया इसका चर्चा। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? यानी कि यह व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लेगी? माने प्रश्न सीधे सीधे पूछ रहा है कि नीति जैसे तत्व की जो व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सीधे हो जाएगा आयरलैंड, डी नंबर क्वेश्चन। यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान क्या है? लिया है। अब ये जो हमारे संविधान में चर्चा है, ये सही बात है, भाग 4 में। और इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 में स्थित, यानी 36 अनुच्छेद से लेके 51 अनुच्छेद तक हम नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या से जुड़ी बातें लिखी हुई है। ये गैर न्यायिक है, यानी इनके लागू न होने पर अदालत नहीं जा सकती। देखिए नीति निर्देशक में क्या होता है? नीतियां बनाई जाती है। मान लीजिए कोई सरकार आए कि हम इस 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम ये काम करके रोड कंप्लीट कर देंगे, या यो योजना को हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन सरकार हो सकता है कि योजना को कंप्लीट न कर पाए। आप देखते ही होंगे सरकार कहती है कि 5 साल में ये हम नीति बनाते हैं कि ये काम कर देंगे, लेकिन पता चलता है 5 साल के जगह वो 10 साल ले लेती है। तो क्या उस 10 साल अगर लेट लेती है सरकार, तो क्या आप न्यायालय में जाते हैं? नहीं। ये नीति का हिस्सा है, किसी कारणवश लेट हो सकता है, इसके कारण इस नीति को लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही कहना चाहता है कि आप इस नीति को लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि सरकार ने वादा किया था कि 5 साल में ये काम का पूरा कर देगा, लेकिन 5 साल में नहीं किया है, इसलिए हम जाते हैं अदालत। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ साथ आयरलैंड से क्या क्या लिया गया भैया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति भी यहीं से लिया गया है, आयरलैंड से ही। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी यहीं से लिया गया है। तो ब्रिटेन से भी तो कुछ लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन ये भी
ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब बी है दक्षिण अफ्रीका, कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो कि आर्टिकल 368 में चर्चा में है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। अब एक बच गया यूएसए की, हमने यूएसए से क्या क्या लिया है, तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकार, मूल अधिकार लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है, और उपराष्ट्रपति का पद। इतने सारे व्यवस्था हमने यूएसए से लिया है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे आप लोगों ने उत्तर लगा दीजिएगा सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगा, यानी संघ के लिए एक संसद होगी, जो आर्टिकल 79 में कही गई है बात, जो राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी आर्टिकल 79 ये खुलकर बात कर चुका है कि एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनाएंगे। तो संसद की चर्चा जो बात है अनुच्छेद 79 में की गई है, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है, और लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। 10 क्वेश्चन का आपका डिटेल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।